Director Career Consultants. So today I'll be sharing my video regarding multiple choice questions and yes, no, true, false, not given. So kindly please listen to the lecture. Okay, I have prepared some of the questions like question 1 along with the passage. The passage is very small. It's just a passage of 2 lines. You can see. The question is, I have also given the answer along with it. The question is like, suppose if you are getting a question in your passage. The question is, an animal is likely to live longer in zoo than in the wild. And the passage here is the passage. The lines which are given in the passage, if it says like this, the average captive animal will have a greater life expectancy compared with its wild counterpart. Suppose this is your passage, these are the lines in your passage, and this is your question. So what would be your answer? You have to identify your answer according to the lines which are given in the passage. We'll read it again. Question says, an animal is likely to live longer in a zoo than in the wild, and the passage says, the average captive animal will have a greater life expectancy compared with its wild counterpart. ठीक है, ये हमारे पास लाइन्स हैं एंड ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंग टू द लाइन्स इन द पैसेज हम लोगों को अपना आंसर आइडेंटिफाई करना है कि आंसर हमारा क्या होगा. आवर आंसर विल बी ट्रू. लेकिन ये ट्रू आंसर कैसे आया, विल चेक अपॉन इट. देखो, उसने बात की है कि एनिमल इज लाइकली. रिमेंबर, ये जो कीवर्ड्स होते हैं लाइकली, अनलाइकली, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम द रीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, लाइकली, अनलाइकली. और लाइकली वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो हमारा राइटिंग टास्क 2 में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है, कहते हैं यहाँ पे कि इज लाइकली टू लिव लॉन्गर. ज़्यादा देर वो लोग एनिमल्स जो हैं वो लिव करते हैं देन इन द वाइल्ड. यहाँ पे कंपैरिजन यूज़ हुआ है देन के साथ, THAN के साथ हम लोगों ने क्या किया है, कंपैरिजन किया है, राइट. कंपैरिजन, सुपरलेटिव डिग्रीज, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन योर IELTS रीडिंग. पैसेज में बोला है एवरेज कैप्टिव एनिमल. ऑब्वियसली कैप्टिव एनिमल्स कौन से होते हैं, जिनको हमने केज में रखा होता है, जू में जो रखा होता है उनको हम लोग कैप्टिव बनाया होता है, बंदी बनाया होता है जिसे तुम कह सकते हो. ठीक है, कैप्टिव एनिमल्स जिनको केज में रखा गया होता है. यहाँ पे जू लिखा है, यहाँ पे जू की बजाय लिखा हुआ है कैप्टिव एनिमल, राइट. मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, राइट. will have a greater life expectancy compared, yeah, here with its wild counterpart. यहाँ पे wild counterpart कहा है और वहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, it's given wild, and here in the passage it's given wild counterpart. Look at the synonym. यहाँ पे compared word लिखा है और यहाँ पे क्या word लिखा है, compare की जगह हम लोगों ने comparative THAN यूज किया है कंपैरिजन के लिए. लुक एट द सिनोनिम्स व्हिच आर यूज्ड इन द पैराग्राफ एंड इन द क्वेश्चन. तो आंसर हमारा क्या आएगा, बिल्कुल ट्रू, क्योंकि यहाँ पे लाइकली टू लिव लॉन्गर और यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लिव के लिए क्या वर्ड यूज किया है, ग्रेटर लाइफ. ऑल आर गिवन योर सिनोनिम्स, राइट. इस तरह से हम लोगों को अगर थोड़ा बहुत कीवर्ड मिल जाए, हम लोगों को अगर कीवर्ड मिल जाता है, जैसे वाइल्ड है, वहाँ पे हमें वाइल्ड वर्ड मिल गया, ठीक है. जू के लिए हमें पता चल गया कि उसने कैप्टिव एनिमल की बात की है, तो हम लोग अपना आंसर इजीली सर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिनोनिम्स. नाउ विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेज, zoos have always excelled at transmitting information about animals to the public. जू जो है वो हमेशा इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं एनिमल्स के बारे में. किसको करते हैं, टू द पब्लिक. एक्सेल्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आई विल मार्क दिस वर्ड, एक्सेल्ड. सी, एक्सेल, वो कहते हैं ना वो आजकल अपनी स्टडीज में बहुत एक्सेल कर रहा है. लाइक एक्सेल मीन्स बहुत आगे बढ़ना, आगे होके किसी चीज़ को करना, किसी काम को आगे होके करना, लाइक, ठीक है, एक्सेल, आगे बढ़ना, ठीक है, अच्छा परफॉर्म करना जिसे तुम कह सकते हो. ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे यही बात बोली कि जू जो है वो अच्छा कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, मीन्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं
इंफॉर्मेशन एनिमल्स के बारे में पब्लिक को देने में। अब पैसेज में क्या आएगा? सपोज पैसेज में उसने दिया हुआ है कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू विजिटर्स अबाउट एनिमल्स। इतना हमें कीवर्ड मिल गया, इंफॉर्मेशन, ठीक है, टू विजिटर्स, ठीक है, यहाँ पे विजिटर्स बोला है और यहाँ पे क्या बोला है, हियर इट इज गिवन योर पब्लिक। हमें कीवर्ड्स मिल गए, राइट, सिनोनिम्स में मिल गए अबाउट एनिमल्स। दिस वाज एन एरिया वेयर जू यूज्ड टू बी लैकिंग। लुक एट हियर, व्हाट इज द पैसेज सेइंग? पैसेज इज सेइंग ये एक एरिया है जहाँ पे जू क्या कर रहा है, लैक कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय लैक? लैक मीन्स वो चीज़ पूरी नहीं हो रही, मीन्स इंफॉर्मेशन पूरी कन्वे नहीं हो रही, पीछे पड़ रही है जू। ये एरिया इंफॉर्मेशन कन्वे करने का ऐसा एक एरिया जहाँ पे जू लैक कर रहे हैं, मीन्स जू अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जू इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं पहुँचा रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि जू इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं, यहाँ पे कम्युनिकेट लिखा है और वहाँ पे क्या लिखा है कीवर्ड, ट्रांसमिटिंग। मैं सारे कीवर्ड्स मार्क कर रही हूँ, राइट। आंसर हमारा इसलिए क्या आएगा, बिल्कुल फॉल्स, क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट बात बोली है दोनों क्वेश्चन में। यहाँ बोला इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं और अच्छा एक्सेल कर रहे हैं, इस चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और पैसेज कह रहे हैं इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं विजिटर्स को, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जू लैक कर रहे हैं, मीन्स इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। आवर आंसर विल बी फॉल्स। Now we'll look at the question number 3. Question number 3 says, improvement in the quality of TV wildlife documentary have resulted in increased numbers of zoo visitor. This is your question. ठीक है, हमें पता है कि हमारा नॉट गिवन कब आता है, हमारा नॉट गिवन तब आता है जब हम लोगों को पता है when no information is given to us in the whole of the paragraph. जहाँ information अगर हमारे पास दी भी होती है but the information is not up to the mark and the whole information is not given, some information is missing, some part of the information is missing in the passage, then your answer becomes not given. हम लोगों को पता है हमारा false कब आता है, जब हम लोग contradictory statement कर रहे हैं, like in the question number 2, contradiction show हो रही है, opposite बात हो रही है, information दे रहे हैं और अच्छी दे रहे हैं, और पैसेज में कह रहे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहे, ऑपोजिट बात। नॉट गिवन थर्ड में इम्प्रूवमेंट क्वालिटी ऑफ टीवी वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज जो हुई हैं, इससे नंबर ऑफ जू क्या हुए हैं, विजिटर्स बढ़े हैं जो डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई हैं, लेकिन पैसेज में ऐसा कुछ भी बोला नहीं गया है। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट शोन यू द पैसेज, क्योंकि पैसेज में कोई डॉक्यूमेंट्री की बात हुई ही नहीं है। जब कोई भी बात नहीं हुई तो आंसर हमारा क्या आएगा, नॉट गिवन। आई होप आपको ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्लियर हुए हों। नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। या दिस इज अ पैराग्राफ, 3 paragraphs are given. We have to choose the best heading for each one of the paragraph. See, the paragraph is on the woolly mammoth. राइट, हम लोग पहले क्या करेंगे, अपने 2-3 लाइन्स पढ़ने स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ की। विल फर्स्ट ऑफ ऑल रीड फर्स्ट 2-3 लाइन्स ऑफ द पैराग्राफ और विल रीड द लास्ट 2-3 लाइन्स ऑफ द पैराग्राफ, देन विल कम टू द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। राइट, अभी पहले हम पढ़ लेते हैं कि पैराग्राफ है किस चीज़ पे। द वूली मैमोथ इज एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज ऑफ मैमोथ दैट लिव्ड during the Pleistocene until its extinction in the early Holocene epoch. Right? Means ये मैमोथ की बात की हुई है। मैमोथ एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। मैमोथ इज अ काइंड ऑफ एन एलिफेंट की शेप में ही एक एनिमल है विद अ ट्रंक, जिसके ट्रंक हैं लॉन्ग, यू कैन से उसके टीथ हैं, राइट, और इट्स मोर और लेस लाइक एन एलिफेंट ओनली। ठीक है, कहता है वूली मैमोथ एक स्पीशीज है जो प्लेस्टोसीन में पाया गया था, वहाँ पे एक्सटिंक्ट हो चुका है। ठीक है, वहाँ रहता था अंटिल एक्सटिंक्शन से पहले वहीं पे ही मिलता था। कहाँ पे मिलता था, प्लेस्टोसीन में मिलता था, इन द अर्ली होलोसीन एपॉक में, राइट, इन द अर्ली एलोसीन
era में, right? It was one of the last in the line of mammoth species, its closest living relative in the ancient elephant. आ गया elephant का नाम, ये लास्ट इन द लाइन ऑफ मैमोथ स्पीशीज में, और ये क्लोजेस्ट किसका रिलेटिव, मतलब एलिफेंट के काफ़ी क्लोज, मतलब इसकी जो लुक्स थी, जो इसके रिलेशन थे, मीन्स मोर और लेस बिलोंग टू द स्पीशीज ऑफ एलिफेंट्स ओनली, राइट? ये बात हुई है, ठीक है। इसके बाद द अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ मैमोथ, ठीक है। पहले हम लोग, अब हमने 2-3 लाइन्स पढ़ ली, अब हम अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग पे जाते हैं। अ क्रिएचर ऑफ लेजेंड, नो। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन मैमोथ, ह्यूमन इम्पैक्ट की अभी तक कोई बात नहीं हुई थी। अपीयरेंस की कोई बात नहीं हुई। वूली मैमोथ इन एशियंट आर्ट, आर्ट के बारे में कुछ हमने पढ़ा, अभी जो 4-5 लाइन्स पढ़ी थी, हमने क्या आर्ट के बारे में पढ़ा? नो, हमने आर्ट के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि इसने सिर्फ अभी बताया है कि वूली मैमोथ कौन से स्पीशीज थे। वूली मैमोथ हैबिटेंट्स, हैबिटेंट्स के बारे में क्या पूरा पैराग्राफ है? नहीं, सिर्फ हैबिटेंट के बारे में। प्लेस्टोसीन, सिर्फ इतनी बात हुई थी कि ये प्लेस्टोसीन में पाया गया था, लेकिन आगे क्या प्लेस्टोसीन को कंटिन्यू किया गया कि प्लेस्टोसीन कैसी जगह थी, उसके रहने की जगह कैसी थी? नो, इट्स नॉट गिवन। हाउ वी नो सो मच अबाउट वूली मैमोथ, ये हमने अभी पढ़ा। लेट्स सी, आगे देखें। द अपीयरेंस एंड बिहेवियर ऑफ वूली मैमोथ आर अमंग द बेस्ट स्टडीड ऑफ एनी प्री हिस्टोरिकल एनिमल बिकॉज ऑफ, एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी चाहिए, जब भी हम लोग लिस्ट ऑफ हेडिंग करते हैं, हम लोगों को हमेशा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन करने चाहिए। अब जैसे अगर मैं ये रीडिंग का पैसेज पढ़ूंगी, तो सबसे पहले मैं इसमें से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन करूंगी, लाइक आई अंडरलाइन द वर्ड प्लेस्टोसीन, देन आई अंडरलाइन द वर्ड एलिफेंट की बात हुई है। अगर मैं स्किमिंग में जाऊंगी, राइट, स्किमिंग और स्कैनिंग में जाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स को जल्दी से अंडरलाइन करूंगी। यहाँ पे किसकी बात हुई है? अपीयरेंस की बात हुई है, और किसकी बात हुई है? बिहेवियर की बात हुई है। फिर बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी, रीज़न, अगर किसी भी बात का अगर पैराग्राफ में रीज़न दिया हो, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, इम्पैक्ट, अफेक्ट, ऐसे वर्ड्स हमें जब भी दिए हो रीडिंग में, हम लोगों को उसको, जब हम पैराग्राफ स्कैन करें तो उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरलाइनिंग पार्ट। विदाउट अंडरलाइनिंग रीडिंग इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। बिकॉज ऑफ मतलब कोई रीज़न दिया है, ठीक है। और जब भी आपको कॉमा के साथ 3-4 कैटेगरीज दी हैं, लाइक फ्रोजन डिस्कवरी कार केसेस इन साइबेरिया, अलास्का, एज वेल एज skeletons, these are all, it's given the list। ये सारी लिस्ट हम अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि ये लिस्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। जब भी कोई लिस्ट दी हो, जब 3-4 नाम इकट्ठे कॉमा 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 करके दिया हो, इट मीन्स दैट इज फॉर श्योर योर आंसर। वो आंसर है, वो किसी ना किसी चीज़ का आपका हिंट होगा, ठीक है। अब मेरे को लग रहा है यहाँ से मेरा एक आंसर निकलेगा, जैसे कि यहाँ पे उसने बोला है बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द फ्रोजन। हमें पता है कि जब हमने रीडिंग का पैराग्राफ, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं एक चीज़ बताना भूल गई आप लोगों को कि जब भी हम लोग रीडिंग पैराग्राफ पढ़ें, ऑलवेज अंडरलाइनिंग एंड फर्स्ट 2-3 लाइन्स एंड द लास्ट 2-3 लाइन्स, हमने पहली 2 और लास्ट 2-3 लाइन्स रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट, ठीक है। लास्ट लाइन्स अगर हम देखें, बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द फ्रोजन carcasses in Siberia and Alaska, as well as skeletons, teeth, stomach contents, tongue, and depiction in prehistoric cave paintings, right? कहते हैं appearance and behavior बेस्ट स्टडी हुए हैं ऑफ एनी प्री हिस्टोरिकल एनिमल के, बिकॉज ऑफ, किसके कारण, किसके कारण हुए हैं ये डिस्कवरी? फ्रोजन carcasses इन साइबेरिया के कारण, अलास्का के कारण हमें पता चला है। अब हमारे पास था 6th हेडिंग, हाउ डू वी नो अबाउट द वूली मैमोथ। हमारा आंसर क्या निकला? दिस इज आवर आंसर, कि हम लोगों को कैसे पता चला? हाउ वी नो, कहाँ से पता चला? हम लोगों को पता चला यहाँ से, बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी, अपीयरेंस और बिहेवियर के बारे में, वूली मैमोथ के बारे में हमें पता चला जब डिस्कवरी हुई फ्रोजन carcasses की। कहाँ पे हुई? साइबेरिया में, अलास्का में,
एज वेल एज किस चीज़ की और डिस्कवरी हुई, स्केलेटन्स की, टीथ की, स्टमक कंटेंट्स, टंग, डिपिक्शन इन प्री-हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स, जब पेंटिंग्स में ये सारी डिस्कवरीज हुई। आंसर आ गया हमारा सिक्स्थ वाला। ए का आंसर हमारा क्या आया, ए का आंसर हमारा निकलेगा सिक्स्थ। सो दिस इज आवर आंसर फॉर द ए पैराग्राफ। आंसर इज सिक्स्थ। क्यों? क्योंकि और कोई आंसर हमारा मैच नहीं कर रहा, राइट? हमें कहाँ से, हाउ वी नो, रीजन इज गिवन, हमें यहाँ से पता चलता है। नाउ विल मूव ऑन टू द पैराग्राफ नंबर बी। मैमोथ रिमेन्स, हम लोगों ने जब लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पढ़ी है, हमने वहाँ पे रिमेन वर्ड पढ़ा। यस, हमने रिमेन वर्ड पढ़ा था। तो पहले जो कीवर्ड हमने पढ़ा है, पहले हम वो ढूंढ लेते हैं कि वो है कुछ वहाँ पे। Mammoth remains had been long in Asia before they became to know to Europeans in the 17th century. The origin of these remains was long a matter of debate and often explained as being remains of legendary creature. Right? यहाँ पे बोला क्वेश्चन थर्ड में वो remains और remains हमें कीवर्ड मिल गए, राइट? ओरिजिन ऑफ remains हमें कीवर्ड मिल गया, दोनों का कीवर्ड मैच कर रहा है, राइट? ये दोनों का कीवर्ड हमारा मैच कर रहा है, रिमेन्स और रिमेन्स का, राइट? अपीयरेंस ऑफ मैमोथ रिमेन्स कहाँ पे बात हुई है? द ओरिजिन ऑफ दीज रिमेन्स अ लॉन्ग मैटर ऑफ डिबेट ऑफन एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन हुई है कहाँ पे? रिमेन्स ऑफ लेजेंडरी क्रिएचर। Mammoth was identified. Identify and appearance is one and the same thing as extinct species of elephant by George Stever in 1796. तो हमारा आंसर थर्ड का निकल गया कि अपीयरेंस की बात कहाँ पे हुई है, अपीयरेंस ऑफ मैमोथ रिमेन्स की बात कहाँ पे हुई है? बी पैराग्राफ में। हमें कैसे मिले? क्योंकि ओरिजिन ऑफ रिमेन्स की बात हुई है, ओरिजिन ऑफ रिमेन्स, एंड दूसरा कीवर्ड कौन सा हमारा मिला है? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई मीन्स अपीयरेंस, देखा गया है, राइट? सो आवर आंसर फॉर द बी वुड बी आंसर नंबर, लिस्ट नंबर 3. Now we'll move to the C paragraph. इसमें से अब हमारे पास जो बचे हैबिटेट की बात, and in the fourth art is given. On the second, human impact. Impact means the effect on mammoths, and the creature of legends. We have 4 headings with us, right? 4 headings are left with us. Now we'll look at the paragraph number C. The woolly mammoth coexisted with early humans who used its bones, tusk for making art tools. Means हमने पहली 2 lines में हमारे keywords which are given to us in the first 2 lines. What are the keywords which are given in the first 2 lines? Used its bones and tusks for making art tools and dwellings, and the species were also hunted for food. Here in the first 2 lines it's given the little bit hint is clue is given to us. It was used by humans for these things. Now let's see what could be the heading from this. Habitat? No, habitat is not given to us. Human impact on mammoth? Human impact. Can this be a heading? Creature of legend? No, this can't be heading. Legend की बात नहीं हुई. We are left with then habitat is also not given. Ancient art or human impact, right? इसमें से from 2 and 4th there could be any heading from 2 and 4th. Now let's see what would be the final answer. Let's read it again. Woolly mammoth coexisted with early human who used its bones. Who means human beings. They used its bones. They used the bones of mammoth and the tusk for making art tools and dwellings. And the species were also hunted for food. ठीक है, ये food के लिए भी hunt किए जाते थे, right? It disappeared from its mainland range around 10,000 years ago, and mostly likely through climatic change and consequent shrinkage of its habitat, hunting by human, right? तो आंसर हमारा क्या आएगा इसमें? Human impact on mammoth कि woolly mammoth in ancient art. What could be its answer? Let's see again. It disappeared from its mainland range. Most likely ये disappear हुए climate change की वजह से, just shrinkage of its habitat, hunting by humans. जब ह्यूमन ने इसकी इतनी हंटिंग, ह्यूमन बींग्स ने इतनी इसकी यू कैन सो पोचिंग की कि इसका हैबिटेट श्रिंक हो गया, रहने की जगह क्लाइमेट की वजह से रह गई, राइट? सो इस वजह से, बट
woolly mammoth habitants? No, this could not be an answer. फिर हमारा आंसर रह जाता है impact on mammoth, means human impact on mammoth, और human beings ने mammoth पे किस तरह से impact डाला था, इस तरह से they used it bones, उसकी bones use की आर्ट के लिए, टूल्स के लिए, और बाद में उसको क्या किया, हंट किया फूड के लिए, जिसके कारण उनका हैबिटेट या क्लाइमेटिक चेंज के कारण वो धीरे धीरे खत्म हो गए, राइट. सो आंसर वुड बी ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन मैमथ. बट व्हाट ह्यूमन बीइंग डिड एंड हाउ इट अफेक्टेड मैमथ? व्हाट दे डिड? They used it bones, they used it tusk for making arts, they make tools, and they also hunted this mammoth for food. This was the human impact on mammoth, and after that its habitat also got shrink. ये सारा affect किसके कारण हुआ? This all affected due to the practice did by human beings. जो सारी practice human beings ने की थी उसके कारण mammoth पे सारा affect आया. So this was your heading for the C paragraph, heading number 2. Right? Now we'll move on to the next questions. Okay, these are some of the synonym parts and some of the keywords which I have selected from the reading passages. I would like you to note it down so that you could know what type of synonyms are given in your passages. Like visible behavior can be used for observable behavior. Measured hidden emotion, it can be used for introspective methods. Beyond strictly observable thoughts and feelings. How we know so much? The best studied animal. This was in your previous passage. उसमें था हमें कैसे पता, like how we know so much, because of the best studied animal. How we know among the best studied, right? ये देखो हमने कैसे इसको keywords को मैच किया है. ये जो first three हैं, visible behavior, hidden emotions, observable behavior. For these three words, you can go back to my second video, my previous video on reading lecture. These are the words taken from that passage. And here I am telling you the other words. How we know so much, the best studied animal because of. ये उसने कीवर्ड किस तरह से उसके साथ मैच किया. Explaining mammoth remains. See, explaining mammoth remains. This was in the third line. Mammoth remains के बारे में it's given in the third line. और इसका क्वेश्चन कीवर्ड में क्या था? Origin of these remains. Origin of this synonym क्या दिया हुआ है? Origin of these remains was explained as human impact. It disappeared. Hunting by humans. This was your synonym, right? It disappeared means consequent shrinkage. Shrinkage means किसी चीज का decrease होना. Obviously means कम होना. So this was the impact on mammoths, right? It disappeared. Hunting by human. This is the keyword for this one. Okay, next words I'll be telling you afterwards. Then we'll move on to the next passage. Then I'll come back to these words so that you could know what I'm telling you. Okay, so this is the next paragraph. This is a theory on behaviorism. I've given the answers along with it. This is true, false, not given. Behaviorism is a systematic approach to understanding the behavior of humans and other animals. During the first half of the 20th century, John B. Watson devised methodological behaviorism, which rejected introspective method and sought to understand behavior by only measuring observable behavior in events. हमने first paragraph read कर लिया. Then after reading the first paragraph, we'll mark down the important word. Means the theory is on behaviorism. We'll mark on these important words. These are the noun. John
B. Watson methodological behaviorism, which rejected. Always remember to underline relative clauses. By measuring observable behavior and events. Now we'll move on to our question number 1. Watson, yes, here is the word Watson. We got the same word. Measured both visible behavior and hidden emotions. Means Watson measured what Watson measured. He measured both. Remember, these are very important words. Both, only. ये reading में these words help us a lot. As well as, along with, together with. These are all very important words. Okay, Watson measured both visible behavior and hidden. We'll go back to the Watson. What Watson did. John B. Watson devised methodological behaviorism, which rejected introspective methods. Means he rejected introspective methods. You all know what is the meaning of introspective. Introspective means to understand something. To introspect, हम कहते हैं ना कि introspect करो अपने आप को. इंट्रोस्पेक्ट मीन्स अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप के अंदर का सोचो कि हम कैसे हैं, अपने इंट्रोस्पेक्ट करो कि अपनी गलतियां क्या, हमारे क्या फ्लॉज हैं. दिस इज कॉल्ड योर इंट्रोस्पेक्शन पार्ट, राइट. इंट्रोस्पेक्शन इज लाइक टू एनालाइज आवर सेल्फ, दैट वेयर वी लैक, व्हाट आर आवर यू कैन से फ्लॉज, हमारे क्या फ्लॉज हैं, क्या कमियां हैं, किस किस चीज़ पे हमें वर्क करना है. इट इज़ कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन, राइट. तो इसने यहाँ पे it's given he rejected introspective method and sought to understand behavior by only, I told you as earlier only कि only words जो हैं ऐसे words important होते हैं underline करने. सिर्फ measure किया उसने, क्या, observable behavior and events. Here he, the question say he measured what, visible behavior also and hidden emotions also. लेकिन उसने तो सिर्फ विजिबल बिहेवियर मेजर किया था, हिडन तो उसने किया ही नहीं. हिडन के लिए क्या वर्ड था, इंट्रोस्पेक्टिव इज द वर्ड फॉर हिडन. बट हियर इट्स गिवन इन द पैसेज ही रिजेक्टेड इंट्रोस्पेक्टिव अप्रोच. व्हाट ही एक्सेप्टेड ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड इवेंट्स. सो आवर आंसर वुड बी फॉल्स. Here it is given the synonym for introspective. I'll underline this again. I'll just circle it out. Yeah. Introspective, and for here introspective the word is your hidden, right. So he rejected one of the thing, but here it is given he measured both the things. So your answer would be false because it is given you a contradiction. Now we'll move on to the second question. Skinner approach different from that of Watson and Pavlov, as he went beyond the strictly observable. अभी तक हमने Pavlov का नाम पढ़ा नहीं था. Yes, we'll move on. Here we got a Pavlov. While Watson and Ivan Pavlov, right? While Watson and Ivan Pavlov investigated stimulus response procedures of classical conditioning, Skinner, yeah, here we got the word Skinner. Skinner assessed. What do you mean by the word assessed? Assessed means to measure something, to analyze something, right? Skinner assessed the controlling nature of consequences and also their potential effect on the antecedents of behavior. यहाँ पे question it's given Skinner approach different. Skinner की approach क्या थी? It was different from that of Watson and Pavlov. ठीक है? In the strictly observable, right? As he went beyond the strictly observable. But here it is given while you all know, while हालांकि दौरान, it's used for the time, while Watson and Ivan Pavlov investigated the procedure of classical conditioning, Skinner ने assess किया nature of consequences. Means उसने भी इसी थ्योरी के nature of consequences, उसने consequences देखे कि क्या होंगे. Means assess तो उसने भी किया, investigate उसने भी किया. Assess, investigate, analyze, ठीक है, one and the same thing. And affect देखे उस behavior का technique known as operant conditioning. But question, Skinner approach differed from that of Watson and Pavlov. Yes, his approach was different. Here he investigated, here he assessed. I'll underline this word
Yeah, I'm going to circle it out. Okay, assessed, and here it is given investigating. Investigating, examine, these are the synonyms, but assess is means to measure something, to check something, right? To measure something basically. This would be the right keyword, right? And nature of consequences, he measured its consequences and effect, right? So the Skinner approach obviously was different from that of Watson and Pavlov. So answer would be true. So let's move on to the next part. Here's a passage. You have to choose the best title for this passage. 4 options are given to you. The passage is on future shock. Future Shock is a book written by the futurist Alvin Toffler in 1970. In the book, Toffler defines the term future shock as a certain psychological state of individual and entire societies. Right? We'll mark the important words. First of all, the name of the book, name of the writer, date which is mentioned, defines the term. This is very important. Whenever it is given, define the term, meaning as, classified as, called as. These are important words. What the book defines, what in the book Toffler defines. He defines the psychological state of individuals and the entire society. And his shortest definition for this term is personal perception. Too much change in too short period of time. Right? हम लोगों ने इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स मार्क किए हैं कि उसने ये बुक लिखी और इस बुक के बारे में वो क्या कह रहा है कि इस बुक के बारे में सेइंग इट्स द बुक डिफाइंस द स्टेट ऑफ इंडिविजुअल, साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल, कि इंसान की साइकोलॉजी क्या है और सोसाइटी की साइकोलॉजी क्या है. एंड इन द 4th लाइन ही सेज टू मच चेंज इन टू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. वो कह रहा है कि पर्सनल परसेप्शन, उसका पर्सनल राय है इस बुक में कि थोड़ी ही देर में सोसाइटी में बहुत सारा चेंज देखा गया. Then we'll move on to the next paragraph. The Toffler argued that society is undergoing enormous, again he's talking about society, is undergoing enormous structural change, a revolution from an industrial society. Means revolution आई है to super revolution, you all know, किसी चीज में breakthrough आना, like something very important, like it's a revolution of technology, it's a revolution of mobile phones, right? To super industrial means industrial society थी लेकिन अब तो super industrial society, इतनी ज़्यादा revolution आ गई है, breakthrough आ गई है, ठीक है. He believed the accelerated rate of technological social change, leaving disconnected and suffering from shattering stress and disorientation. This is very important. वो believe कर रहा है कि technological और social change के कारण लोग क्या हो रहे हैं, they are feeling from stress and disorientation. Right? Now I'll read on, I'll just move on to the 4 choices. Shocking vision of the future? No. No. Though the title of the book is Future Shock, but in this book, shocking vision of the future is not given. He's talking about the present. He's talking about what the society is at present and what he feels, what society is undergoing a structural change, is going a revolutionary change, and because of this, the changes in the technology, the changes in the psychological state of individual, what people are suffering from, they're suffering from stress, they're suffering from disorientation. As you all know कि जैसे जैसे technology is progressing, हम लोगों को भी पता है psychology इंसान की change हो रही है. Like nowadays, if I talk about, the students are not going to school, they are taking online classes, and moreover, more or less, mothers are teaching them at home, and because of this, there is some stress on the mothers as they're teaching, they are all teaching their children at home, and due to that, they are feeling some kind of stress, as because online classes are going on and the schools are moving on. They have their own pace of syllabus, and due to this,
Sometimes, like if I talk about my own child, he doesn't sit when when online class is going on, doesn't pay any kind of attention, doesn't sit. So the whole burden comes on the mother, that how to cover up the syllabus. So टेक्नोलॉजी के कारण स्कूल्स तो सिलेबस कवर करवा रहे हैं, लेकिन बच्चे जो हैं टीचर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो टीचर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, दे आर फेसिंग स्ट्रेस ड्यू टू दैट. मदर्स भी किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस फील कर रही हैं कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, राइट. सो टेक्नोलॉजी हमें पास तो लेके आई है, दो टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉट अस ऑल क्लोजर टू ईच अदर, बट the way society is changing, the way psychologically, you can say the psychological state of mind of individuals are, people are moving farther apart from each other. So shocking vision की बात नहीं हुई. What is future shock? No. Career of no career की बात तो अभी तक हमने इतनी लाइंस पढ़ ली, बात नहीं हुई. Changing society, yes, this could be our answer. सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है. लास्ट लाइन्स भी अगर हम पढ़ें, majority of social problems are the symptoms of future shock. Of such shock, he popularized the term information overload. As I already told you, information overload means information हमें इतनी कुछ ज़्यादा आ रही है, इतनी को information ऑनलाइन हमें मिल रही है कि हमें समझ नहीं पा रहा है कहाँ से कौन सा कंटेंट बच्चे को पढ़ाएं, और क्या चीज़ बच्चे को भी समझ नहीं आ रही कि इतना ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, जब करवाया जा रहा है, तो इन्फॉर्मेशन बच्चे के लिए भी ओवरलोड हो रही है. इट्स जस्ट द सेम वन इन द सेम केस. तो यही बात हुई कि टेक्नोलॉजी के कारण क्या लोगों को सोसाइटी किस तरह फ्रेम हो रही है, तो होल पैसेज इसी के बारे में. सो आंसर वुड बी आर चेंजिंग सोसाइटी, राइट. So I'll move on to the keywords also, which I was discussing. Yeah, now you'll come to know exactly what I was discussing. What is future shock? He defines future shock as, it's given in the passage. Future shock, he defines future shock as, right. Next, अगला word जो था, next word, improvement in health. This I'll be discussing later on in my next video. Yeah, you mark the important words here up to future shock. What is future shock? He defines future shock as, this is a similar word which is given in the passage, and what is future shock is given in the paragraph, right. So these are the important keywords. These are the important keywords which I discussed in the paragraphs. And in my next video also, I'll be discussing on listening part and writing task 2. This would be on my next video. I hope all your doubts are clear, and if you have any kind of query, kindly just post your comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel and to like it, and do like our career consultant page also, clear by this video. So I'll meet you in my next video with writing task 2, some of the writing task 2, and also with the vocabulary part. So bye bye, take care, thank you.